मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो शब्द आपने सुने ये दरअसल 7.5 बरस पुराने हैं। 7.5 बरस के बाद इन शब्दों का क्या कोई महत्व है? क्योंकि जब ये कहे जा रहे थे शब्द, उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में थे और इस बात का खुले तौर पर ऐलान करते थे कि भारतीयों की ब्लैक मनी जो दुनिया भर में अलग अलग देशों के अलग अलग बैंकों में जमा है, अगर उस सारे पैसे को इस देश में वापस ले आया जाए तो कम से कम 15 लाख रुपए तो हर हिस्से में आ ही जाएंगे। वक्त बीता, सत्ता बदल गई, मनमोहन सिंह हट गए और जो शख्स 15 लाख देने का जिक्र कर रहा था वो शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन आज की तारीख में भारतीयों का कितना धन दुनिया के तमाम देशों के बैंकों में जमा है, अगर उसे हिसाब किताब लगाना शुरू कीजिएगा तो यकीन जानिए आज 15 लाख का जिक्र नहीं होगा, बल्कि 30 लाख रुपए हर व्यक्ति के हिस्से में आ जाएंगे। परिस्थितियां कैसे बदलती हैं और काला धन कैसे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, इसी दौर में इस देश ने क्या कुछ देख लिया। स्विस बैंक में उस वक्त, यानी जिस वक्त ब्लैक मनी का जिक्र था, 2011, 12, 13, 14,000 करोड़ रुपए भारतीयों के वहां पर जमा थे। सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी स्विस बैंक के जरिए मिली थी। लेकिन आज की तारीख में जब स्विस बैंक जानकारी देता है कि अब यहां पर तो 20,000 करोड़ रुपया भारतीयों का जमा है, उस 20,000 करोड़ में भी अलग अलग तरीके के अकाउंट है, जिसमें कस्टमर्स के डिपॉजिट जो है वो 4,000 करोड़ रुपया है। जो दूसरे बैंक से ट्रांसफर किया गया है स्विस बैंक में, वह सिर्फ 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं, 3,100 करोड़ रुपया शिफ्ट किया गया है। जो बॉन्ड और सिक्योरिटीज होती है वो तकरीबन 13,500 करोड़ की है और तकरीबन जो ट्रस्ट के जरिए जो अलग अलग तरीके से पैसा गया वो लगभग 16.5 करोड़ है। यानी आज की तारीख में स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 20,700 करोड़ रुपए है। 2012 में यह 14,000 करोड़ था। स्विस बैंक में भी अब अमाउंट बढ़ चला है। हालांकि भारत सरकार इस पे बहुत साफ तौर पर कहती है कि अब तो हम तमाम समझौते दुनिया के देशों से कर चुके हैं और कोई टैक्स छुपा नहीं सकता है। लेकिन इस दौर में क्या आपने किसी भी एक व्यक्ति का नाम सुना जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा हो कि उसने टैक्स की चोरी की और दुनिया के दूसरे देशों में उसकी बैंक अकाउंट में पैसा जमा है और भारत सरकार उस पैसे को लेकर आ गई और यहां पर उसने इस देश के जो राष्ट्रीय खजाना है उसमें उस पैसे को जमा कर दिया? आपने सुना है क्या कुछ? दरअसल इस 7.5 साल के सफर में कैसे पूरा सिस्टम इस देश का ब्लैक मनी को देखने के नजरिए के साथ बदल गया। इस देश के भीतर में ब्लैक मनी की रकम जो कल तक कितनी भी होती थी, आज उससे कई गुना ज्यादा रेंगती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। इस दौर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीडीटी जो छापे मारते रहे बरस दर बरस, उन्होंने बड़ी तादाद में पैसे जब्त किए, इससे भी इनकार नहीं है। पहले भी होते थे, अब भी है, लेकिन अब बड़ी तादाद में पैसे जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सुना कि किसी को इस रूप में सजा भी हुई? क्या आपने सुना वाकई किसी की संपत्ति इस रूप में जब्त भी हुई? क्या आपने सुना वाकई दुनिया भर से, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो पनामा पेपर्स हो, चाहे वो विकीलीक्स हो, आपने कहीं से सुना कि किसी नाम का जिक्र आपके सामने आया कि ब्लैक मनी इसने इस रूप में दुनिया के दूसरे देशों में जमा की थी और भारत सरकार ने उसके बाद कार्रवाई की और उस पूरे पैसे को लेकर आ गई? दुनिया के बाजार में भारतीयों की जमा रकम अलग अलग बैंकों को अगर जोड़ना शुरू कर दीजिएगा तो 2012 में जिसका जिक्र उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह कर गए थे
कि तकरीबन $500 बिलियन जमा है, आज की तारीख में वह तकरीबन दुगना हो चला है। इतनी बड़ी तादाद में दुनिया भर के बैंकों में भारतीयों का पैसा जमा है। क्या भारत सरकार यह कह सकती है कि हमने जो भी अलग अलग देशों के साथ समझौते किए उसमें हर कोई टैक्स चुका रहा है, टैक्स का पैसा देकर वो पैसा ले गया है? अगर वो लेकर गया और इतनी बड़ी तादाद में पैसा जमा है तो फिर भारत के भीतर की इकोनॉमी ऐसी डगमग नहीं होनी चाहिए जो फिलहाल डगमग नजर आती है। तो हमें लगता है कि आज चंद पन्नों को खोलने की जरूरत है। इतने दिन के बाद जब ब्लैक मनी का जिक्र होगा तो भारतीयों के जो खाते हैं वो ना सिर्फ स्विस बैंक में, जिन्होंने जानकारी दी कि दरअसल पिछले साल तक तो सिर्फ 6,625 करोड़ था, इस बार बढ़कर ये 20,700 करोड़ हो गया है। और ऐसी स्थिति 2012 के बाद पहली बार आई है। अब आप सोचिए, दोबारा हम आपको 2012 मिलेगा और स्विस बैंक इसका जिक्र कर रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में वेस्ट इंडीज आता है, फ्रांस आता है, हांगकांग आता है, जर्मनी आते हैं, सिंगापुर आता है, लग्जमबर्ग आता है, कैमन आइलैंड आता है, बहमास आता है। ये सारे ऐसे 8-9 देश हैं जहां पर मैक्सिमम भारतीयों का पैसा अलग अलग तरीके से जमा है। अब इसका अगला सवाल है कि 2012 में जो सवाल उठाए जा रहे थे, आज के दौर में वो सारे सवाल क्या खत्म हो गए, छोटे पड़ गए? क्योंकि जो फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट की, जो उसके साथ स्विस बैंक भी जुड़ा हुआ है, उसने बहुत साफ तौर पर कहा कि दूसरे बैंकों से जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो सिर्फ 3,100 करोड़ का हुआ है, लेकिन जो बॉन्ड और सिक्योरिटीज है वो 13,500 करोड़ है। 13,500 करोड़ सिर्फ एक साल के भीतर ट्रांसफर की गई रकम की जानकारी वो दे रहे हैं, जिसके बारे में अनडिस्क्लोज सोर्सेज और इनको नोटिस दिए जाते हैं कि हमें जानकारी दीजिए कि भारत सरकार के साथ हमने समझौता किया हुआ है और जानकारी तो देनी होगी। तो आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल आएगा, क्या वाकई स्विस बैंक ने कोई जानकारी दी है इससे पहले? इस बरस तो नहीं, यानी 2020 तो नहीं, 2019 में जानकारी दी थी। कैसी जानकारी दी थी यह भी जानिए। भारत सरकार की तरफ से ब्लैक मनी को लेकर जो चिंता 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने तो उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ही एसआईटी बना दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ब्लैक मनी को लेकर। यह अलग मसला है कि उसके बाद दुनिया के तमाम बैंक, चाहे वो एचएसबीसी बैंक हो, चाहे लिंचस्टाइन बैंक हो, तमाम बैंकों की तरफ से नामों का जिक्र होते, लेकिन आज तक कोई नाम इस देश के भीतर में निकल कर नहीं आया। और पनामा पेपर्स के जरिए भी जो 500 भारतीयों के नाम आए थे उस पर भी क्या कार्रवाई आई, सिवाय नोटिस दिया गया, और वह भी शब्द आखिरी बार अरुण जेटली साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अब तो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने आखिरी बार पार्लियामेंट में कहा था हमने सभी को नोटिस भेजा है। क्या कार्रवाई हुई, कैसे कार्रवाई हुई, ब्लैक मनी क्यों बढ़ती जा रही है दुनिया भर के? लेकिन स्विस बैंक ने जिन नामों का जिक्र किया उसमें सिर्फ 2 ही नाम ऐसे थे जो एक लिहाज से आप कह सकते हैं पूरे लिखे हुए नाम थे। उसके अलावे जिन नामों का जिक्र था उसमें सिर्फ इनिशियल्स थे। हमें लगता है कि ये जो नाम 15 दिए गए थे उन नामों को आपका जानना चाहिए। उसमें सबकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कृष्ण भगवान रामचंद्र, ये नाम है, मई 1949 का इनका जन्म है। कल्पेश हर्षद किनारीवाला 1972 के सितंबर का इनका जन्म है। इसके अलावे जो नाम दिए गए थे उसमें लिखा हुआ था मिसेस ASBK, डेट ऑफ बर्थ 24 नवंबर 1944। मिस्टर ABKI 9 जुलाई 1944, डेट ऑफ बर्थ। मिसेस PAS 2 नवंबर 1983 इनका जन्म। मिसेस RAS 22 नवंबर 1973 इनका जन्म। मिस्टर APS 27 नवंबर 1944। मिसेस ADS 14 अगस्त 1949। मिस्टर MLA 20 मई 1935। मिस्टर NMA 21 फरवरी 1968। मिस्टर MMA 27 जून 1973। कोई नाम आप समझ पाए कि इन नामों के जरिए जनता क्या जान पाएगी, ब्लैक मनी इनकी कितनी है, रकम कितनी है? लेकिन स्विस बैंक ने सिर्फ यही लिस्ट दी थी। और इसके अलावे जो 2 जानकारियां और निकल कर आई 2019 में, उसमें मार्च के महीने में जानकारी निकल कर आई थी। एक जियोडेसिक लिमिटेड है, उसके जो 3 डायरेक्टर्स थे उसमें प्रशांत शरद मुलेकर थे, उसमें पंकज कुमार ओंकार श्रीवास्तव थे और किरण कुलकर्णी थे, 3 डायरेक्टर्स, इनके नाम। और इसके अलावे चेन्नई बेस्ड एक है आधी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, इनके नामों का जिक्र था। इसके अलावे मिस्टर JNU, एक मिस्टर ढींगरा, एक मिस्टर भारद्वाज अप्रैल 19 में, यही नाम आ पाए जो इनिशियल और इसके साथ नाम आए। इसके अलावे
जो जर्मनी सरकार के द्वारा दिए गए 500 नाम थे, उन नामों में से आप आज भी एक भी नाम नहीं जानते होंगे। क्या वाकई कोई नाम था? इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में ब्लैक मनी इस दौर में बढ़ी है या पैसा अफरात है? हम इन बात का जिक्र आपसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके जहन में तुरंत आएगा ब्लैक मनी का उपयोग दो ही जगह होता है, एक बिजनेस मॉडल में और एक इलेक्शन मॉडल में। इलेक्शन मॉडल ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए क्योंकि उनके बारे में जब हमने जानकारी जमा करनी शुरू की तो आपको जानकर यह भी हैरत होगा कि पहली बार इस देश के भीतर में जितनी रकम खास तौर से 2017 गुजरात के इलेक्शन से जब्त की जानी शुरू की है। एक इलेक्शन कमीशन का डाटा है, एक प्राइवेट एसोसिएशंस जो होते हैं जिसमें मान लीजिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, इलेक्शन वॉच है, या फिर इंटरनेशनल जो वॉच करते हैं अपने तौर पर ब्लैक मनी को लेकर, उनकी जो रिपोर्ट्स है, ये दो अलग अलग रिपोर्ट्स है जो बतलाती है कि इस दौर में भारत के तमाम इलेक्शंस में जितनी ब्लैक मनी और अनडिस्क्लोज्ड या कहें कि अनअकाउंटेड मनी जब्त की गई, खर्च हुई एक अलग मसला है, जब्त की गई वह भी अपने आप में रिकॉर्ड है। 2017 के गुजरात इलेक्शन के वक्त में जो कैश, जो गोल्ड, वह भी था, कैश की जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई लगभग 1,40,00,000। लगभग गोल्ड की जानकारी आई 27 केजी गोल्ड, यह भी जब्त किया गया। और यह भी जानकारी उसके पैरेलल में आई कि जो ड्रग्स, लीकर और गोल्ड होता है और सिल्वर होता है, इसके जरिए वह उस इलाके के लोगों को रोजगार दे देते हैं कि आप इन्हें बाद में बेचिए और इसके जरिए कमाई कर लीजिए, कैश हम इतना ही दे सकते हैं। तो कैश की स्थिति और इन सारी चीजों को जब आप कन्वर्ट कीजिएगा कैश में, तो रिकॉर्ड टूटा 2019 के लोकसभा चुनाव में 3,456 करोड़। जी, यह है अनअकाउंटेड मनी जो जब्त की गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा 2,410 करोड़। अब आप सोचिए 2,410 करोड़ भी अगर आप ले लीजिए इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, इतना पैसा ब्लैक मनी का इलेक्शन में रेंग रहा था जो जब्त किया गया। कितना बांटा गया वो अलग का किस्सा है। और अगर राज्यवार आप आना शुरू होइएगा तो तमिलनाडु नंबर 1 पर 951 करोड़, गुजरात नंबर 2 552 करोड़, दिल्ली नंबर 3 पर 426 करोड़, पंजाब नंबर 4 पर 285 करोड़, आंध्र प्रदेश नंबर 5 पर 228 करोड़, उत्तर प्रदेश नंबर 6 पर 193 करोड़, महाराष्ट्र 7वें नंबर पर 167 करोड़, पश्चिम बंगाल 8वें नंबर पर 115 करोड़, मध्य प्रदेश 97 करोड़। इसके बाद कम होते चला जाता है। इतना पैसा, इतना अनअकाउंटेड मनी जो जब्त की जा रही थी, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये इलेक्शन के समय दुनिया के बैंकों से जो पैसा निकाला जाता है उसकी जानकारी एक आई कि दुनिया के तमाम बैंकों ने कहा कि भारत के लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब जब महत्वपूर्ण होता है तब वहां से मैक्सिमम डेबिट होता है, पैसा बैंकों से निकलना शुरू होता है और फिर उसके बाद जमा होना शुरू होता है। ये गजब की, यानी इस देश के भीतर में इलेक्शन लड़ना, जीतना और ये पूरा प्रोसेस ही उस ब्लैक मनी का हिस्सा हो गया जिस ब्लैक मनी को लाने का जिक्र 2013 में 7.5 साल पहले ये कहकर किया गया था कि इतना मजदूर गरीब का पैसा इस देश से बाहर चला गया है, हम वापस ले आएंगे और हर किसी के हिस्से में 15 लाख। आज तो इसकी रकम हुजूर बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इन सब के बीच में जब हम ये जानकारी आपको देते हैं 2014 से दुगना इलेक्शन कमीशन कहता है खुद। 2014 में 1200 करोड़ हमने अनअकाउंटेड, अनडिस्क्लोज मनी जब्त की थी और 2019 में 2,410 किया। जो दूसरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो जानकारी देते हैं 2014 में तकरीबन 2,000 करोड़ था जो 2019 में बढ़कर 3,500 करोड़ हो गया। इसमें कैश हमेशा बहुत ज्यादा रहा है और ये सारी परिस्थितियों के भीतर हमको लगता है एक बार फिर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश के भीतर में कितना पैसा है। क्योंकि इनकम टैक्स और सीबीडीटी ने इस दौर में जब पकड़ना शुरू किया कि कितने लोगों के यहाँ छापे मार रहे थे और पकड़ रहे थे, आपको जानकर हैरत होगी कि 2021 में यानी इस साल में ही लगभग 2,000 करोड़ से ज्यादा अनडिस्क्लोज्ड मनी इस दौर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। उसमें जनवरी के महीने में ही दिल्ली और एनसीआर के इलाके में एक बड़ा प्रोमिनेंट ब्रांड है जो इनके लग्जरी होटल्स हैं, उन पे लगभग 1,000 करोड़ रुपया अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन अकाउंट्स जो थे वो जब्त किए गए। यानी जानकारी निकल कर आई, पैसा निकल कर नहीं आया।
हर महीने दर महीने की परिस्थिति देखिएगा और 2014 से पहले की स्थिति देखिएगा, तब और अब की स्थिति में आप भयावह अंतर देखिएगा। क्योंकि अगर आप देखिए 15 दिसंबर 2020 लगभग 23 करोड़ रुपए अनअकाउंटेड कैश जो था उसको जब्त किया गया तमिलनाडु के भीतर में, और जब पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और बाकी जो काम कर रहे थे उनसे 700 करोड़ रुपए आ गए, जानकारी मिल गई मतलब। और नवंबर एक महीने पहले ही लगभग 500 करोड़ की ब्लैक मनी की जानकारी फिर मिल गई अक्टूबर के महीने में। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि क्या वाकई ब्लैक मनी बढ़ती चली जा रही है। 26 नाम अपने बैंक अकाउंट के लिंचस्टाइन बैंक ने दिए थे, जर्मन अधिकारियों ने सौंपे थे, लेकिन आज तक एक नाम आपके जहन में सामने नहीं आया होगा। जो पनामा पेपर्स था उसमें 500 नामों का जिक्र था, वह नाम नहीं आ पाया। HSBC ने 782 नाम दिए थे मनमोहन सिंह सरकार को। ये 782 नाम जब नहीं बताए जा रहे थे तो बीजेपी ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया और कहा कि ये नाम छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, और जानकारी आई कि अप्रैल 2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार जा रही थी तो उन्हें बंद लिफाफे में इन नामों को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। अब नई सरकार आई तो उसका काम था 2014 से। सवाल SIT बनाने का नहीं था, वह भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। सवाल तो यह था कि जो ब्लैक मनी दुनिया के अलग अलग बैंकों में जमा कर रहे हैं उस पैसे को लाना है, इस देश के विकास में लगाना है, लेकिन वो पैसा इस देश में पॉलिटिकल विकास में लगते चला गया। नाम कभी किसी का सामने आ नहीं पाया। उन 782 लोगों का नाम भी सामने नहीं आया। उसके बाद एक व्हाइट पेपर आया, ब्लैक मनी इन इंडिया। उसमें इस बात की जानकारी दी गई तकरीबन 15,522 करोड़ रुपए स्विस बैंक में है। अब सोचिए, ब्लैक मनी इन इंडिया के नाम का पेपर 15,522 करोड़ बताता है, और आज की तारीख में स्विस बैंक कहता है कि 20,700 करोड़ रुपया इंडियंस का उनके यहां पर है, जो अलग अलग अकाउंट्स की जानकारी है। पनामा पेपर लीक में 500 का नाम, कहीं कोई जिक्र नहीं। इस सारी प्रक्रिया के भीतर का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लैक मनी मैटर नहीं करता है 7.5 साल के बाद, या ब्लैक मनी उस सिस्टम का हिस्सा हो गया जिस सिस्टम में नारे लगे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में बनती चली गई जहां पर अकाउंटेड मनी या अनअकाउंटेड मनी, क्योंकि जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसने भी अनअकाउंटेड मनी के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जानकारी को अगर समझें, और इस देश के भीतर में जो पार्लियामेंट से बॉन्ड्स को लेकर पास कराया गया, इससे पहले होता था कि सिर्फ 20,000 रुपए से कम जो डोनेशन दे रहा है वो अपनी जानकारी छुपा सकता है। लेकिन जो बॉन्ड्स के नियम कायदे सरकार ने बना दिए, उसके जरिए यह मामला निकला कि बॉन्ड अगर कोई 1 करोड़ का भी ले ले, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दे, 10 करोड़ का भी लेकर दे दे, और तो और 50 करोड़ का भी दे दे, और 100 करोड़ का भी दे दे, तो भी उसके बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगी। यह जो पूरी प्रक्रिया है, इसके भीतर इंटरनेशनली जब आप देखना शुरू कीजिएगा, चाहे IMF है चाहे वर्ल्ड बैंक है, जिनका यह आर्गुमेंट है कि भारत की जो GDP है उसका लगभग 50%, IMF की रिपोर्ट कहती है 50% अगर ब्लैक मनी है, GDP का हिस्सा नहीं, उसके बराबर का ब्लैक मनी, यानी GDP अगर आप 2.5 ट्रिलियन लेते हैं तो इसका मतलब है लगभग 184 लाख करोड़, यानी 90 लाख करोड़। वो कहता रहा कि दुनिया के दूसरे देशों में भारत की ब्लैक मनी मौजूद है। वर्ल्ड बैंक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 20% है। CBI आखिरी वक्त तक करती रही कि सिर्फ 25 लाख करोड़ है। लेकिन इस 25 लाख करोड़ से 90 लाख करोड़ के बीच में जो रकम रेंग रही है दुनिया के अलग अलग बैंकों में, दुनिया के अलग अलग देशों के हिस्से में जो भारत की ब्लैक मनी रेंग रही है, क्या उसको वापस लाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई? पहला सवाल। दूसरा, जब आपने डबल टैक्सेशन और दुनिया के साथ ऐसी व्यवस्था की है, जो आप कहते हैं कि हमने 75 देशों के साथ व्यवस्था की है कि कोई ब्लैक मनी रख नहीं सकता है, हमें तुरंत जानकारी आ जाएगी, तो क्या वो जानकारी जब आती है तो वो पैसा क्यों नहीं आता है? और क्या उसके जरिए सबको एक सेफ पैसेज दिया जाता है कि आप इतनी सुविधा उठा लीजिए, या इतना रास्ता आपके लिए क्लियर है, इतना टैक्स दे दीजिए और फिर हम आपको छोड़ देंगे? अगर यह स्थिति है तो अगर 2018 में ऑफिशियली माना जाता है कि भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ समझौता कर चुका था, जिसमें स्विस बैंक भी आता है, अगर ये सारे समझौते के मातहत अगर 30% टैक्स लिया जाए
और उस 30% टैक्स को अगर भारतीय खजाने में डाल दिया जाए, इतना रेवेन्यू का लाभ मिल जाए, तो फिर यकीन जानिए कि भारत जो लगातार टैक्स पेयर के पैसे पर जी रहा है, और पहली बार जीएसटी कम हो गई, डायरेक्ट टैक्स देना कम हो गया, इनसे सरकार की इकोनॉमी डगमग हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार को करना पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों की तत्काल में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और भारत की डामाडोल इकोनॉमी को बिना नोट छापे पटरी पर लाने में सरकार को कोई असुविधा नहीं होगी। यहीं से आखिरी सवाल, क्या वाकई 7.5 साल पहले ब्लैक मनी का जिक्र इसलिए किया गया था कि दुनिया में तमाम देशों में जिनके ब्लैक मनी है, जिन भारतीयों को, उनको यह मैसेज जाए कि हम आ रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको हमारे अनुकूल हो जाना होगा, देश के नहीं हमारे अनुकूल हो जाना होगा, और इस देश की इकोनॉमी उस ब्लैक मनी के जरिए चलेगी पॉलिटिकल तौर पर, और राजनीतिक सत्ता जिसके पास रहेगी वही जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट के नॉर्म्स को बनाना शुरू करेगा, तो फिर तो इस देश के भीतर में ब्लैक मनी उस सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा जो सिस्टम किसी राजनीतिक सत्ता को सत्ता में लाने के पीछे जो ऑक्सीजन और ऑयल सप्लाई करता है, वह तो वही ब्लैक मनी होगी। यह है पूरा का पूरा एक ऐसी साइकिल जिस साइकिल के भीतर में क्या वाकई ये सारी चीजें चल रही है, क्योंकि पैसा 2014 के बाद से 2021 तक ना सुप्रीम कोर्ट के जरिए जानकारी आई, ना पार्लियामेंट के भीतर किसी बहस में जानकारी आई कि नोटिस से आगे ब्लैक मनी को वापस लाने की कौन सी स्थितियां लाई गई, और इस देश ने कभी कोई नाम जाना ही नहीं कि दरअसल आखिर ब्लैक मनी रखे हुए वो कौन से लोग हैं, क्योंकि जिक्र बहुत साफ तरफ होता है पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड, माफिया, कॉरपोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये पूरा नेक्सस एक लिहाज से इस देश को चलाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब सिस्टम इन सारे नेक्सस का गठजोड़ बनाकर एक पॉलिटिकल सत्ता को पाने की जद्दोजहद करते हुए तमाम इकोनॉमी को अपनी अंगुलियों में दबा चुका है, तो फिर उसके बाद ये मान लीजिए यह सिस्टम है, और व्यवस्था जब काले धन को अपने भीतर समेट ले, तो फिर आप किसी देश की इकोनॉमी किसी मुनाफे या उस देश की जीडीपी के आश्रय मत देखिएगा। यह समझिएगा कि दुनिया के बाजार में भारत की ब्लैक मनी अगर बढ़ रही है, तो फिर यह चिंता का विषय नहीं, इस देश के सिस्टम के विस्तार का विषय है।